1917 में रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा 15 देश अस्तित्व में आए और 15 देशों ने अपना नाम रखा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर। इस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकती थी। तो पार्टी का नाम था द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भी ओपोजिशन अलाउ नहीं करती थी और यही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका पूरा कंट्रोल था इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे और वहां की सोशलिस्ट व्यवस्था पे भी। यहाँ पे हर चीज सरकार अपने खर्चे पे देती थी, अब वो चाहे उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। इतना कुछ अच्छा था कि लोगों को सब्सिडीज के रूप में हर चीज मिला करती थी। लेकिन 1970 आते आते सोवियत सिस्टम टूटने लग गया। आखिर सोवियत सिस्टम जो इतना बढ़िया था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद नंबर 1 बन गया और दुनिया में दूसरे स्थान पे आता था, अमेरिका के बाद सिर्फ वही था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सोवियत सिस्टम टूट गया? उसके पीछे की वजह है खुद सोवियत सिस्टम। जी हां, सोवियत व्यवस्था ने ही अपने ही सिस्टम को तोड़ दिया। सोवियत सिस्टम की व्यवस्था ने धीरे धीरे दीमक का काम किया। इसके पीछे की वजह थी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही। धीरे धीरे पूरे सोवियत सिस्टम में उन्हीं के पावरफुल लोगों का दबदबा बढ़ता गया। सरकार निरंकुश होती गई और जनता की मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया। कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका से टक्कर लेने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वेपन्स बनाने पे फोकस किया। उसी की दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी सप्लाई ऑलमोस्ट कम थी। जनता ये कह रही थी कि जब हमारे पास खाने को ही कुछ नहीं होगा तो हम अमेरिका से या दुनिया से आगे निकल के क्या करेंगे। लेकिन सोवियत सिस्टम ने एक ना सुनी। इस आग में घी डालने का काम किया 1979 में अफगानिस्तान अटैक। रशिया ने बिना किसी बहुत सॉलिड रीजन के अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया, इस सोच में कि अफगानिस्तान की रिसोर्सेज हमारे हाथ में आ जाएंगे। पर अफगानिस्तान वॉर के चलते रशिया और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। यूँ कहा जाए तो 1970 के अंत तक आते आते सोवियत सिस्टम में खाने की कमी हो गई और सोवियत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। लेकिन तभी आया 1980 का दौर। एक ऐसे नेता को चयन किया गया जिसने ये उम्मीद रखी थी कि वो सोवियत सिस्टम को ठीक कर देगा। आखिर कौन है ये चमत्कारी नेता? इस नेता का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव आखिरी सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के। ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मिखाइल गोर्बाचेव ने टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में धीरे धीरे सुधार करना स्टार्ट किया और वेस्टर्न कल्चर से अपने कल्चर को मिलाने की भी कोशिश की। उन्होंने 2 पॉलिसी, ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका, एक रशियन वर्ड है, इसका हिंदी मतलब होता है, ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन और पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर यानी पुनः संरचना। इन दोनों ही पॉलिसीज में यह कहा गया कि हम सोवियत सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। लेकिन सोवियत सिस्टम के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ये चीज़ करना नहीं चाहते थे और जनता इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहती थी। तो आप देख सकते हो मिखाइल गोर्बाचेव एक दुविधा में फंस गए। एक तरफ वो लोग जो चाहते थे ये पॉलिसी लागू ना हो और दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते थे ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। इसी खींचातानी में यूएसएसआर की जनता ने आज़ाद होने का बिगुल बजा दिया और इसी बीच मिखाइल गोर्बाचेव को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और लीडर बने बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने चुनाव जीता और सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस को आज़ाद करा दिया। और फिर क्या था, जनता जो थी आज़ादी का स्वाद चख चुकी थी और धीरे धीरे करते करते सोवियत सिस्टम से हर एक देश अलग हो गए। और दिसंबर 1991 में, क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर 1991 में सोवियत सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अच्छा, तो उन देशों को क्या हुआ जो नए नए आज़ाद हुए थे? उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS। इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। लेकिन आज भी रशिया USSR की भूमिका निभाता रहा है। अब सवाल वहीं आके अटक जाता है, आखिर सोवियत सिस्टम क्यों टूटा? सोवियत सिस्टम के टूटने की मोटी मोटी 5 वजह रही। नंबर 1, खुद सोवियत सिस्टम।
सोवियत सिस्टम में पॉलिटिकल पावर और करप्शन बढ़ता जा रहा था। नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस। सोवियत सिस्टम पूरी तरीके से मिलिट्री वेपन्स बना रहा था, इसकी वजह से नेसेसरी वस्तुओं की कमी हो गई। नंबर 3, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी भावना। हर देश अपने आप को आज़ाद करने की होड़ में लगा हुआ था। चौथा, कंपैरिजन विथ वेस्टर्न कंट्रीज। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी। यही बात ईस्टर्न कंट्रीज को भी चाहिए थी। आखिरी, पांचवी, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज ने आग में घी डालने का काम किया। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका की नीतियाँ लोगों के मन में एक उम्मीद लेके आ गई, लेकिन ये उम्मीद पे पानी फिर गया। इसकी वजह से सोवियत सिस्टम टूट गया। सोवियत संघ के टूटने से काफ़ी सारे परिणाम निकले, काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सबसे पहला, 70 साल से चलता आ रहा कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था वो खत्म हो गया। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ा देश अमेरिका है, यह बात साबित हो गई। तीसरा, दुनिया में सबसे बड़ी फिलॉसफी कैपिटलिज्म है, यह बात भी साबित हो गई। चौथी, दुनिया में 15 अलग अलग देश आ गए। पांचवी, अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है तो हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई थी। और आखिरी, बहुत सारे देश नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका का एक संगठन है, उसमें शामिल हो गए। अब यार आखिर ये रशिया का हुआ क्या? रशिया ने एक शॉक थेरेपी अपनाई। शॉक थेरेपी? ना, ये कोई करंट देने वाली थेरेपी नहीं है। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचा के उपचार करना। इसका मतलब होता है किसी इंसान को नुकसान पहुंचाओ और बाद में उसको थेरेपी दे दो। रशिया में भी यही हुआ। रशिया ने कहा, भैया मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हमारे सारे देश अलग हो गए, समाजवादी व्यवस्था चरमरार हो गई, अब मैं क्या करूं? तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, तुम एक काम करो, तुम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में चले जाओ और अपनी सारी कंपनियों को बेच दो। इससे तुम्हारी कंपनियों को नुकसान होगा, शॉक तो मिलेगा, लेकिन भविष्य में थेरेपी भी हो जाएगी। शॉक थेरेपी के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल हुई, मतलब ब्लैक मार्केटिंग। सस्ते दामों पे चीज़ें खरीद के, कंपनियां खरीद के महंगे दामों पे बेची जाती थी। रशियाई करेंसी रूबल की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई और रशिया में पूरी इंडस्ट्रीज 90% तबाह हो गई। बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन भविष्य में जब हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में आए तो स्लो करते ही सही रशिया आज अच्छे मुकाम पे है। अब हम बताने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स जो आपको बताएंगे कि रशिया में कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा वॉर हुई, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन रहा। टॉपिक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, संघर्ष और तनाव। अब मैं ये कहूँ कि भैया किस किस देश में संघर्ष रहा, किस किस देश में कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो मुझे लगता है गलत होगा। मुझे ये कहना पड़ेगा किस किस देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। सोवियत संघ के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में कहीं ना कोई वॉर होती रही है। रूस के 2 स्टेट चेचन्या और ताजिकिस्तान में बहुत सारे हिंसक आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन में विद्रोहियों से निपटने के लिए बहुत गंदा तरीका अपनाया। उसने सभी के सभी विद्रोहियों को बहुत बड़े तरीके से बमबारी करके मार दिया। ये मानव अधिकारों का हनन था। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक होम वॉर, सिविल वॉर, गृह युद्ध की चपेट में रहा और पूरा का पूरा ताजिकिस्तान ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। यहाँ आइए, ये है अजरबैजान। यहाँ पे एक आर्मेनियाई लोग अलग आर्मेनियाई स्टेट बनाना चाहते थे। यहाँ भी बहुत ज़्यादा दंगे हुए। ये देखिए, ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और यहाँ भी होम वॉर बहुत लंबे समय तक चला। यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन को हटाने के लिए कई सारे वॉर बहुत लंबे समय तक चलते रहे। तो ये सारी बातें कुल मिला के हमें बताती है कि USSR में बहुत सारे स्टेट ऐसे रहे हैं, या यूँ कहा जाए सारे स्टेट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने दंगों का, सिविल वॉर का सामना किया है। भारत और रशिया, इनके तो संबंध सबको पता है। नाटी हो रहे हो। रशिया और भारत के संबंध में आप आर्थिक बातें करो तो रशिया ने हमारे बहुत सारे आर्थिक उद्योगों में हेल्प की है।
सांस्कृतिक बात करें तो इंडियन बॉलीवुड मूवीज बहुत ज़्यादा लेवल पे रशिया में फेमस है। इसके अलावा रशिया और भारत बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड भी करता है और इंदिरा गांधी के समय पे इंडिया ने रशिया के साथ 20 वर्ष की दोस्ती भी की थी और आज भी रशिया से बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री वेपन्स आते हैं। तो दोस्तों, यही था आपका पहला चैप्टर, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका लाइक 10,000 व्यूज़ ही बताएंगे कि पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 आएगा या नहीं आएगा। रुक जाओ, कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, देखते हुए जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं। बात है बर्लिन की। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी जो 1961 में बनी, पर अफसोस जब सोवियत संघ टूट गया तो ये दीवार क्या करेगी। ये दीवार बर्लिन को 2 हिस्सों में इसलिए बांटती थी क्योंकि आधा हिस्सा समाजवादियों को मानता था, सोशलिज्म को मानता था, और आधा हिस्सा कम्युनिज्म को मानता था। लेकिन 1989 में जनता ने इसे तोड़ दिया और आज यहाँ पे सब लोग एक ही व्यवस्था को मानते हैं, वो है, सब कुछ बता दें, लाइक करो यार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड से सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को ही हुआ। अब यूरोप के देशों के अंदर एक धक-धक हो रही थी, क्या दोबारा से यूरोप में अशांति फैलेगी या सब कुछ सही हो जाएगा। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए अमेरिका ने 1945 में एक मार्शल प्लान चलाया। इसके तहत यूरोप को हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OEC बना। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1948 में जब ये बना तो इसका मेन मोटिव यही था कि हम यूरोप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे और अगले ही साल यानी 1949 में यूरोप में एक यूरोपीय काउंसिल बना। इसके तहत उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल रूप से स्टैब्लिश करने की सोची और उसके 2 साल बाद यानी 1951 में पेरिस ट्रीटी के द्वारा यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना, दैट इज ECSC। इसके बाद कभी यूरोप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर यूरोप जो था तरक्की करता चला गया। 1957 में रोम ट्रीटी के द्वारा EEC यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। इसके तहत उन्होंने यूरो को अपना लिया, मतलब जितने भी देश यूरोपीय यूनियन में होंगे वो सब एक ही करेंसी चलाएंगे जिसका नाम था यूरो। इसके बाद धीरे धीरे करते करते यूरोप ने अपने आप को 1 मार्केट, 1 करेंसी और 1 वीज़ा ले आए। ये 1 वीज़ा है सागेन वीज़ा। सागेन वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप यूरोप में एक वीज़ा लीजिए और पूरे यूरोप में आप कहीं भी घूम सकते हैं। और फिर क्या था, 1992 में फाइनली यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। इस ट्रीटी का नाम था maastricht ट्रीटी और उसके बाद तो यूरोपीय यूनियन दुनिया में सुपर पावर बन गया, या यूं कहा जाए ऑप्शन बी बन गया। यूरोप की जीडीपी एक टाइम पे अमेरिका की जीडीपी से भी आगे थी, पर हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूरोप जो है सुपर पावर है। वहाँ अभी भी कुछ कमियां हैं कि ये यूनियन है तो इनका खुद का संविधान नहीं है। इनके पास एक झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है और खुद की एक मुद्रा भी है। ये देखिए, ये मैप में वो कंट्रीज हैं जो नई स्थापित हुई हैं, ये मैप में वो कंट्रीज हैं जो पुराने देश थे। तो ये सब मिलके 1992 में यूरोपीय यूनियन बना देते हैं। 2016 में यूरोपीय यूनियन की जीडीपी 17,000 अरब डॉलर थी, जो अमेरिका से काफ़ी आगे थी। यूरोपीय संघ में सिर्फ आर्थिक नहीं, मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा है। ब्रिटेन और फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास मिलिट्री बजट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यूं कहा जाए तो अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पे आते हैं जिनके पास मिलिट्री वेपन बहुत ज़्यादा है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। यूरोपीय यूनियन में एक देश है ब्रिटेन, जो हमेशा अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग रखता है। उसके खुद की एक करेंसी है, ये यूरो को अपनाता नहीं है। और इसी के साथ साथ डेनमार्क और स्वीडन भी है जिन्होंने यूरो की करेंसी को अपनाया नहीं था। लेकिन
इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक है। अब हमने बात कर ली यूरोप की। क्या यूरोप के अलावा भी कोई ऐसा देश है जो दुनिया में एक पावरफुल ऑप्शन रखता है? तो हाँ, एक और संगठन है। इस संगठन का नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह। दिन है 1967। 1967 में बैंकॉक में आसियान की स्थापना हुई। ये स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। उन 5 देशों का नाम थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। यही 5 देश आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित भी थे। इन 5 देशों का एजेंडा सिंपल सा था कि आपस में आर्थिक सहयोग करके राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में भी एकजुटता लेके आनी है। बाद में 5 देश और आ गए। उनके नाम थे ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और कुल मिला के आसियान की सदस्य संख्या हो गई 10। आसियान में एक बहुत फेमस चीज़ है जो इसे पूरी दुनिया से अलग करता है, वो है आसियान शैली, आसियान वे। आसियान वे में ये है कि किसी भी लड़ाई को, किसी भी मुद्दे को इनफॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं। मतलब है ये फॉर्मल ग्रुप, लेकिन किसी भी झगड़ों को इनफॉर्मल वे में सॉल्व करना इनकी एक अलग निशानी है। 2003 में इन्होंने अपने आप को आसियान सिक्योरिटी, आसियान इकोनॉमिक, आसियान सोशल एंड कल्चरल रूप से स्टैब्लिश किया। और उसी के साथ आसियान जो है पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टेज बन के उभरा। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना की गई। इसके तहत आसियान ने अपने आप को इंटरनेशनल रूप से खोल दिया और पूरी दुनिया को ये इनविटेशन दिया कि आप भी आसियान के इनफॉर्मल मेंबर बन सकते हैं। आसियान ने एक फ्री ट्रेड एरिया स्टार्ट किया। इसके तहत इन्होंने अपने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और इंडिया आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि आसियान की जो पॉलिसीज हैं उसे दुनिया एडमायर कर रही है। आसियान ने 2020 में एक विजन बनाया जिसका नाम रखा आसियान 2020। इसके तहत आसियान जो है अपने आप को एक मल्टी डायमेंशन फेस बनाएगा और इसमें आसियान सही साबित भी हुआ। 1999 में आसियान ने एक पॉलिसी बनाई। इसके तहत ये कहा कि हम साल में एक बार जरूर मिलेंगे और बैठेंगे। मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, 2018 में आसियान इंडियन कॉमनवेल्थ समिट हुआ जिसमें मोदी जी ने भाग लिया। और मज़ेदार बात ये है कि ये समिट दिल्ली में हुआ। तो ओवरऑल कहा जाए तो 1967 में बना ये संगठन आज के समय पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है और आगे आने वाले कुछ सालों में आसियान एशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन बन के उभरेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के बारे में। 1949 यानी हमारे आज़ादी से 2 साल बाद माओ के लीडरशिप में चाइना में रेवोल्यूशन होता है जिसे चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके तहत चाइना अपने आप को एक कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देता है और सभी रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल कर लेता है। अब चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, सारी रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में आ जाती है। और चाइना जो है एक कम्यून सिस्टम चलाता है। इस कम्यून सिस्टम के तहत वो एग्रीकल्चर को सामूहिक कर देता है, कोऑपरेटिव कर देता है। मतलब मिलके खेती करी जाएगी, किसी प्राइवेट पर्सन की खेती नहीं होगी, सबकी खेती होगी। और धीरे धीरे करते करते चाइना की जो GDP है वो 5 से 6% बढ़ जाती है हर साल। लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेवल से बढ़ रही थी। तो GDP का बढ़ना और पॉपुलेशन का बढ़ना, इसकी वजह से चाइना में ग्रोथ नहीं हो रही थी। और 1970 तक आते आते चाइना कोलैप्स की स्थिति में आ गया। लेकिन वो बात जो रशिया ने कभी नहीं अपनाई और वो बात जो चाइना ने अपना ली वो है बदलाव की। रशिया एंड मौके तक अपने आप को बदलना नहीं चाहता था, लेकिन चाइना ने स्टार्टिंग में ही अपने आप को बदल दिया। 1970 में चाइना ने एक बहुत बड़े फैसले लिए और 1972 में अमेरिका से दोस्ती कर ली। 1973 में चाउ एन लाई जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्मी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन स्थापित किया। 1978 में देंग सियाओपिंग ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी करी। इसके तहत
ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया का चाइना के साथ नाता जुड़ गया। और फिर क्या था, चाइना ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1980s में बाजार खुल गए, 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हो गया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चाइना जो था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में बदल गया। चाइना में 1980s में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम का एक पॉलिसी चलाई गई। इसके तहत चाइना में जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। बेसिकली ये पॉलिसी इसलिए थी ताकि चाइना में दुनिया के लोग इन्वेस्ट कर सके। 2001 में चाइना जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया और ये जुड़ना दिखाता है कि चाइना पूरी तरीके से अब कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है। इन सब के बावजूद चाइना में आज भी 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। महिलाओं की स्थिति आज भी वहाँ बहुत बेकार है और वहाँ पे करप्शन, पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो चाइना बहुत तेजी से डेवलप करने वाली कंट्री है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करें तो हमने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन इस नारे का चाइना ने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया। इसके बाद हमारे और चाइना के रिश्ते खराब होते चले गए। 1962 में अक्साई चीन में चाइना और इंडिया की लड़ाई हो गई और हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कई सालों तक चाइना से कोई बात नहीं हुई, लेकिन 1976 में दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो गई। 1981 आते आते दोनों ने अपनी बाउंड्रीज के डिस्प्यूट को ठीक करना स्टार्ट किया और कोल्ड वॉर खत्म होने के दौरान चाइना की नज़दीकियां इंडिया से बढ़ने लगी और 1988 में राजीव गांधी चाइना घूमने भी गए थे और 1999 में चाइना और इंडिया ने 4 स्टेज खोल दिए। वो स्टेज थे कल्चरल, टेक्नोलॉजी, साइंस और कॉपरेशन। इन चारों के तहत चाइना ने कहा कि हम आपस में एक दूसरे का ट्रेड बढ़ाएंगे और 30% ट्रेड बढ़ाने की भी बात कही। और इसी के साथ आपका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। आखिर क्या है ये दक्षिण एशिया? दक्षिण एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव आते हैं। दक्षिण एशिया का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ। इसके बाद सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बना। एशिया के इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में जो भी देश हाईलाइट हो रहे हैं ये दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत वे देश आते हैं जो हिमालय, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए हैं। इस क्षेत्र में अनेक वनस्पति, फॉरेस्ट, जीव जंतु और खनिज पाए जाते हैं। आर्थिक और संसाधन की दृष्टि से भी दक्षिण एशिया एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हिंद महासागर से घिरे होने के कारण ये यूरोप और अफ्रीका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है और प्रशांत महासागर के रास्ते ये खुद को अमेरिका से जोड़ता है। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना और पहली बार 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14th सार्क समिट में इसने हिस्सा लिया। चीन एक महाशक्ति होने के बावजूद भी वो दक्षिण एशिया के इन क्षेत्रों में नहीं आता है। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सभी देशों का पॉलिटिकल स्टेटस भी देख लेते हैं। अगर मैं भारत और श्रीलंका की बात करूं तो ये दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। श्रीलंका में सिविल वॉर की वजह से कई बार देश पे खतरा आता रहा है। बांग्लादेश को एक नया देश बनाने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहां पे मिलिट्री रूल आ गया। सन 2001 से आज तक वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी और मिलिट्री का मिला जुला रोल रहा है। कोल्ड वॉर के बाद यानी 1999 के बाद यहां पे दोबारा से डेमोक्रेटिक रूल आया है। 2007 में मुशर्रफ ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, लेकिन 2008 में और 2013 में वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार बनी। 2013 में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और 2018 में इमरान खान प्रधानमंत्री बने। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाली कंट्री रहा है, लेकिन 2006 में नेपाल में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू कर दिया गया। 2017 में इलेक्शन के बाद केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान एक राजतंत्र यानी मोनार्की वाली कंट्री रहा है। 2007 में नरेश जिम्मे वांगचुक ने अपना पद छोड़ दिया और फिर उनके बेटे नामग्याल भूटान के नरेश बने। 2008 में भूटान में एक नया संविधान बना और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई। भूटान में 2 पॉलिटिकल पार्टी
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डक फुएंशंग सोंगपा नाम की पार्टी है। लगभग 100 साल के बाद अब भूटान में संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। 1200 से अधिक देशों वाला द्वीप मालदीव हिंद महासागर में भारत के साउथ वेस्ट में स्थित है। यहां पे पहले सुल्तान का राज हुआ करता था, लेकिन 1968 के बाद यहां पे एक रिपब्लिक कंट्री है। 2008 में पहली बार बहुदलीय प्रणाली यानी एक ऐसा सिस्टम लागू किया गया जहां पे बहुत सारी पार्टीज मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का हिस्सा बना। 1973 में अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्त हो गया और 1990 आते आते अफगानिस्तान पूरी तरीके से रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट के कंट्रोल में आ गया। गोरी फिरती बनाउदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। 1996 तक 90% तालिबानियों का कंट्रोल अफगानिस्तान पे हो गया। अब फिलहाल 2001 में तालिबानी शासन से अफगानिस्तान को मुक्ति मिली है। चलिए अब हम एक एक करके सभी देशों के बारे में तसल्ली से पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट हो जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान मैच देखा था, जहां पर हमने काफी जोश देखा। इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो एक जोश अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश को वेस्टर्न कल्चर के अनुसार चलाना चाहते थे। मेरे पास यहां एक खत है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन का। पाकिस्तान को ढेरों मुबारकबाद, मुल्कों के परिवार में अपनी एक जगह बनाने के लिए। पर अफसोस वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने देश की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और जल्दी ही अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया और राष्ट्रपति पद पर अपने आप को बैठा लिया। उन्होंने 11 साल तक देश पे शासन किया। कैन यू इमेजिन, 11 साल तक। इस 11 साल के शासन के बाद अयूब खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया और इसके बाद सत्ता की भागदौड़ जनरल याहिया खान ने संभाली। इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडिया पाकिस्तान का 1971 में वॉर हुआ। इसके बाद बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान के हारने के बाद जनरल याहिया खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। पहली बार इसके बाद पाकिस्तान में लागू होता है एक डेमोक्रेटिक सरकार। जी हां, पहली बार पाकिस्तान में 1971 से लेके 1977 तक पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार आती है और लीडर बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। इसके बाद दोबारा से 1979 में मिलिट्री रूल आ जाता है और 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया जाता है। 1988 में एक विमान दुर्घटना के बाद जनरल जियाउल हक मारे जाते हैं। अब आप सोचेंगे जियाउल हक कौन थे? तो ये जियाउल हक वही थे जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया था और 1979 में मिलिट्री रूल लेके आ गए थे। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। 1988 में पाकिस्तान में दोबारा से डेमोक्रेटिक सरकार बनने की हवा चलने लग गई और पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीडर बनी जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो। जी हां, तो आप देख सकते हो दोनों बार पाकिस्तान में अगर कोई डेमोक्रेसी लेके आया है स्टार्टिंग में तो वो भुट्टो फैमिली ही रही है। I don't want the top leadership on the truck with me because I knew that there would be attempted assassination attempts. सन 1999 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार बनी रही। यहां पे दो पार्टियों का दबदबा रहा इसी बीच। पहली पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, जिनके लीडर थे नवाज शरीफ। सन 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। इसका मतलब दोबारा से मिलिट्री रूल आने वाला है। The situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. सन 2002 में लोकतंत्र का नाटक खेलते हुए चुनाव करवाए गए और नवंबर 2007 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आपातकाल की घोषणा कर दी। But a big blow for the former Pakistani President Pervez Musharraf and the emergency that he imposed in November 2007. तो आप देख सकते हो इतने लॉन्ग पीरियड तक मुशर्रफ जो है देश के राष्ट्रपति बने रहे। नवंबर 2007 में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी। 2007 तक बेनजीर भुट्टो की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। अब दिसंबर 2007 में एक ऐसी घटना होती है जिसका इमेजिनेशन भी करना मुश्किल है। 27 दिसंबर 2007 को चुनाव रैली में बेनजीर भुट्टो को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच जाती है। 2008 में बेनजीर भुट्टो के पति अशरफ अली वहां के राष्ट्रपति बनते हैं।
2013 में नवाज शरीफ की पार्टी दोबारा से रूल करती है, 2018 में इमरान खान की पार्टी सत्ता में आती है और 2020 में इमरान खान की पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। अभी पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार है। अब एक सवाल आता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र ये दोनों का मिला जुला रोल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? तो इसके पीछे की मोटी मोटी 6 वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली वजह है यहाँ पे धार्मिक गुरुओं का दबदबा है। दूसरी वजह है कि यहाँ पे लोगों का सेना पे भरोसा बहुत ज्यादा है। तीसरी वजह यह भी है कि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी लागू की जाए। चौथी वजह, पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवादियों का गढ़ है, तो आतंकवादी भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। पांचवी वजह है यहाँ पे हमारे जैसे बेहतरीन लीडर्स की कमी है। वहां पे जो लीडर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि भैया उनका ही रूल रहे, डेमोक्रेसी का रूल ना रहे। छठी वजह है कि यहाँ पे सिविल समाज, एक अच्छे समाज की कमी है। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। समाज भी जो है प्रॉपर इकट्ठा नहीं हो पाता और सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाता। चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक और पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है बांग्लादेश की। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान के डिक्टेटर याहिया खान ने अपने ही लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। याहिया खान चाहते थे कि बांग्लादेश यानी सो कॉल्ड उस समय के पाकिस्तान में उनकी हुकूमत चले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपनी स्टार्ट कर दी और जनता को दबाना स्टार्ट कर दिया। इसी अत्याचार के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ। बंगाली मरना जानता है लेकिन अत्याचारी शासन के सामने झुकना नहीं जानता। और पूर्वी बंगाल ने ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता की मांग कही। इसका मतलब यह है कि वो चाहते थे कि वो भी अपने आप में कुछ डिसीजन ले सकें। दिसंबर 1970 में वहां पे चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पूर्ण बहुमत से जीत गई। तो कायदे से उन्हें पाकिस्तान, इवन दोनों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। पर हुआ कुछ उल्टा। क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को याहिया खान ने अपने गिरफ्त में कर दिया और उनको जो है जेल में डाल दिया। और फिर शुरू हुआ बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध, एक झगड़ा। अब क्या हुआ, जो बड़ा पाकिस्तान था, इन द सेंस मेन पाकिस्तान, उसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दबाना स्टार्ट कर दिया और लाखों लोग बंगाल को छोड़ के भारत आने लगे। इसके बाद वही हुआ जो सबको पता है, क्या, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस वॉर के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना और ढाका यहां की राजधानी बनी। शेख मुजीबुर रहमान को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दिया और वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया। इसके तहत यह था कि वहां पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, वहां पे अमेरिका की तरह राष्ट्रपति होगा। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी के अलावा सभी पार्टियों को बैन कर दिया और अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें तानाशाही होने के बाद जनता ने उसको मार गिराया और फिर बांग्लादेश के लीडर बने जनरल जियाउल रहमान। उन्होंने पूरे बंगाल को, सोगल बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में ले लिया और सन 1981 में जनरल जियाउल रहमान भी मारे गए, उनको भी लोगों ने मार दिया। सन 1983 में जनरल इरशाद देश के नए राष्ट्रपति बने। 1999 में उनके खिलाफ जनता गुस्सा बढ़ता चला गया। तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह है। सन 1991 में बेगम खालिदा जिया वहां की डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री बनी। तो 1991 में काफी सालों बाद दोबारा से वहां पर डेमोक्रेसी आया। 2018 से लेकर अभी तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अपने बिल्कुल ही पड़ोसी मुल्क अगेन, जिसका नाम है नेपाल। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो एक अलग से खुशी हमारे चेहरे पे आ जाती है। नेपाल शुरू से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है। नवंबर 1990 में नेपाल के नरेश ने एक नए संविधान की घोषणा की और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्थापित हो गई। सन 2001 में नेपाल के नरेश वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनके परिवार के कई सदस्यों का उनके ही घर में युवराज दीपेंद्र द्वारा हत्या कर दी गई। सोच रहे हो सत्ता के लिए क्या क्या हो जाता है। और 1990 में ही नेपाल में माओइस्ट का कब्जा हो गया। अब आप सोचेंगे ये कौन लोग होते हैं? माओइस्ट वो लोग होते हैं जो चाइना के सपोर्टर्स हैं। उनका कब्जा धीरे धीरे नेपाल में होता चला गया और फिर इसको दबाने के लिए राजा ने हिंसा का प्रयोग किया और फिर नेपाल में स्टार्ट हुआ है युद्ध का एक ऐसा दौर जो काफी समय तक चलता रहा। इस वॉर को बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉर, त्रिकोणीय युद्ध।
इस युद्ध में माओवादी, राजा और जनता जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है वो तीनों आपस में लड़ने लग गई। इस युद्ध को गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे लोग हिडन वॉर करते हैं। सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और 2005 में राजा ने प्रधानमंत्री शेख बहादुर को भी बर्खास्त कर दिया। आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस ट्रायंगुलर वॉर से राजा बहुत इरिटेट हो चुका था, तो उसने सब कुछ खत्म करके दोबारा से मोनार्की, राजतंत्र लेके आ गया। लेकिन इस करने के बाद भी यहां पे लोगों का गुस्सा, आंदोलन ने एक पीक पकड़ लिया और राजा को मजबूरन 2006 में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू करनी पड़ी। नेपाल में एक पार्टी है जिसका नाम है 7 पार्टी अलायंस। आज भी नेपाल में इसी पार्टी का दबदबा है। अब आप सोचेंगे कि ये 7 पार्टी अलायंस में है क्या, तो 7 पार्टी अलायंस में राजा के सपोर्टर, माओविस्ट और लोकतंत्र के सपोर्टर्स तीनों लोगों का मिला जुला पार्टी है। सन 2015 में नेपाल ने खुद का एक संविधान भी बना लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और 2012 में वहां पे चुनाव हुए और अभी वहां के जो लीडर है उनका नाम है पुष्पकमल दहाल। अब हम बात करने वाले हैं अपने थोड़े से साउथ के देश की, यानी श्रीलंका की। श्रीलंका को आजादी हमारे से 1 साल बाद यानी 1948 में मिली और तब से लेके आज तक वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार रही है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई हमने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखी वो लड़ाई श्रीलंका में है ही नहीं। श्रीलंका में कोई और लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? श्रीलंका में 2 जाति हैं। पहली जाति का नाम है सिंहाला और दूसरी जाति का नाम है तमिल। सिंहाला की संख्या ज्यादा है, तमिलों की संख्या कम है। श्रीलंका में तमिल वो लोग हैं जो तमिलनाडु से बहुत पहले श्रीलंका में आ गए थे। उनको किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक सुविधा प्रदान नहीं थी। सिंहाला जाति के लोग भी श्रीलंका को उन्हीं का देश मानते थे, इसलिए पुराने जमाने में श्रीलंका को शिलोंग कहा जाता था। 1970 में श्रीलंका में स्टार्ट हुआ सिविल वॉर। जी हाँ, 1970 के दशक में श्रीलंका में एक बहुत खतरनाक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। सन 1972 में तमिल ने एक अलग तमिल राष्ट्र तमिल इल्लम की मांग कही और 1976 में एक बहुत ही खतरनाक संगठन बनाया जो स्टार्टिंग में कुछ और था और अंत उसका बड़ा खतरनाक हुआ। उस संगठन का नाम था लिट्टे, फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम। यह संगठन एक ऐसा संगठन रहा जिसने श्रीलंका में गृह युद्ध स्टार्ट कर दिया। 1987 में भारत ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना को श्रीलंका में भेजा ताकि इस वॉर को, सिविल वॉर को रोका जा सके। ये पीस कीपिंग फोर्स अपना काम खत्म करे बिना 2 साल बाद वापस आ जाती है। अगर मैं बात करूं अभी की, तो सन 2009 में लिट्टे के सर्वोच्च नेता प्रभाकरन की हत्या कर दी गई। इसके बाद लिट्टे को भी खत्म कर दिया गया और अभी वहां पे श्रीलंका में सिविल वॉर, गृह युद्ध ना के बराबर है। छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी श्रीलंका जो है बहुत तेजी से विकास करने वाला एक देश है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 1985 में हुई और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। इसने 2004 में साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया। इसके तहत यह कहा गया जितने भी देश हैं जो सार्क में आते हैं वो लोग 20% अपना ट्रेड फ्री कर देंगे। अब मैं आपको अगर सार्क की बात करूं तो सार्क एक बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल संगठन है जो अपने आसपास के देशों को और मजबूत करता है। सार्क जो है एशियाई देशों का सबसे पहला संगठन है। सार्क अपने आसपास के पड़ोसी मुल्क के तनाव को भी कम करता है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं। सार्क की होने की वजह से सन 2005 में भारत और पाकिस्तान में एक बस सेवा शुरू की गई। इस बस सेवा का नाम रखा गया श्रीनगर से मुजफ्फरपुर बस सेवा। इवन ये देखा जा सकता है कि सार्क के आने के बाद आसपास के देशों में काफी ज्यादा कोऑपरेशन हुआ। सार्क एक बहुत तेजी से विकास करने वाला देश भी है। अब मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल के कुछ संबंध दिखा रखे हैं। इवन इंडिया चाइना के भी कुछ संबंध है, लेकिन ये टॉपिक जो है प्रॉपर तरीके से दूसरी बुक में आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो पे सपोर्ट किया तो मैं जो है इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो भी बना लूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगी होगी। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें और कुछ कमियां हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करूंगा। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की इस दुनिया में हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अब चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, टेररिज्म हो या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी देश अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हर देश एक दूसरे पर निर्भर है
और इसी एक दूसरे पर निर्भरता ने जन्म दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। चलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। चलिए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के फीचर की। आखिर क्या है ये यूनाइटेड नेशन, क्या है ये यूएन? जब दुनिया में 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया को लगा यार एट एनी हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी चीज को देखते हुए 1920 में लीग ऑफ नेशन बना। In the courtyard of London's St. James's Palace, diplomats came and went as the nations decided the shape and form of a new international organization. Its title, the League of Nations. लीग ऑफ नेशन का काम था कि एट एनी कॉस्ट हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड को रोकना पड़ेगा। पर हम सब लोग जानते हैं दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ, और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो दुनिया को दोबारा लगा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो इस पर पक्का दुनिया खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. 50 nations standing side by side, unanimous for peace. उस समय इसमें 51 कंट्रीज शामिल थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है। देखो यार, यूनाइटेड नेशन मोटा मोटा 4 चीजें करता है। पहला, पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को कायम करता है, वो कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में लड़ाइयां ना हो। सेकंड, रिसॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में जितना भी इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम है उन सबको वो सॉल्व करे। तीसरा, प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सारी दुनिया ये मानती है कि भैया कोई भी चीज अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, टेररिज्म हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या कोरोना ही क्यों ना हो। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथा, कंट्रोल ओवर द सुपर पावर नेशंस। यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है कि कोई भी एक देश की सुप्रीमेसी ना हो, क्योंकि जिस देश की भी सुप्रीमेसी होगी वो पूरे देशों पे ओवर कंट्रोल करेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन सभी कंट्रीज की सुपर पावर को कम करता है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में कितने प्रकार के अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन में 6 मेन ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली। जैसे कि नाम में छुपा हुआ है, ये एक जनरल असेंबली है। ये साल में एक बार बैठते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे 2 या 3 बार भी बैठे के बुला लेते हैं। आतंकवाद 11 सितंबर को ही शुरू नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व का डंका बजाया था। उसने ये साबित कर दिया कि उसके लिए दूरी और ताकत कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार होता रहा है, अतः हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं। जनरल असेंबली में जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन में शामिल है वो जनरल असेंबली का भी मेंबर होगा। हर कंट्री से 5 मेंबर चुने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस करते क्या है, तो ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, ये यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट ऑर्गन्स हो गया, उन सब में वोटिंग कराता है, बजट पास कराता है। अब हम बात करते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स का नाम है ABCRF, दैट इज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। और जो 10 नॉन परमानेंट है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। आखिर करता क्या है ये सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल संगठन है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये पीस एंड सिक्योरिटी को लागू कराता है। इसके लिए मीडिएटर का काम करता है और कई बार जरूरत पड़ने पे मिलिट्री एक्शन भी ले लेता है। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया 5 परमानेंट मेंबर। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर भी होती है। आखिर क्या है ये वीटो पावर? वीटो पावर एक स्पेशल पावर है जो सिर्फ इन 5 देशों के पास है। ये किसी भी फैसले को नेगेटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर मान लेते हैं परमानेंट मेंबर्स में इंडिया शामिल होना चाहता है तो चाइना वीटो करके इसको खत्म कर सकता है। चाइना ऐसा करता भी है। तो वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसे हम नेगेटिव पावर कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मुद्दे को रॉन्ग प्रूफ कर सकता है। अगर 192 कंट्रीज चाह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन 5 में से किसी एक ने उसको वीटो कर दिया तो वो चीज नहीं होगी। ये है वीटो पावर। खैर, अब हम बात करते हैं तीसरे ऑर्गन की, जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो नाम में छुपा हुआ है, ये पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एंड सोशल रूप से अपलिफ्ट करते हैं लोगों को। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अकेले काम नहीं करते। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल आज के डेट में नहीं है। क्यों?
इसको बनाने का मेन पर्पस था कि जितने भी देश गुलाम हैं ये उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन 1994 में पलाऊ एक ऐसा देश था जो आखिरी देश गुलाम था, वो भी आज़ाद हो गया। तो टेक्निकली 1994 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम खत्म हो गया, क्योंकि वो उन देशों को देखता था जो गुलाम थे। 1994 के बाद दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो गुलाम रहा, तो अब ये नहीं है। चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों, क्या करता है ये? ऑब्वियस सी बात है, नाम में छुपा हुआ है, जस्टिस देता है। इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका मेन काम बिल्कुल सिंपल है, क्या? देशों के बीच विवादों को सुलझाना है। ये उन्हीं विवादों को सुलझाते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाए जाते हैं। इनके जज सबसे पावरफुल होते हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल अंग है जो डेली बेसिस पे काम करता है। अब हम बात करते हैं आखिरी ऑर्गन की, जिसका नाम है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। सचिवालय का मेन काम होता है पूरे ऑर्गन्स को, पूरे यूनाइटेड नेशंस को चलाना। इसमें एक जनरल सेक्रेटरी होता है। हाल ही फिलहाल में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस जनरल सेक्रेटरी बने हैं। अब स्क्रीन पे जो जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सारे लोग वो हैं जो जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन के। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के बाद यूनाइटेड संघ में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए। जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना तो उसको उम्मीदें थी कि वो जो है दुनिया एक नई बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी के बाद तुरंत स्टार्ट हो गया दुनिया में कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत संघ की पावर बढ़ती जा रही थी। अब इस कोल्ड वॉर के बीच में हमारा यूनाइटेड नेशन भी पिसता जा रहा था। वो बहुत कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। दुनिया में अमेरिका सबसे सुपर पावर कंट्री बन गया। इधर एशिया में चाइना और इंडिया डेवलप करने लग गए, नए नए देश आजाद हो गए हैं। अब दुनिया में नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे टेररिज्म आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग आ गया है और डिजीज आ गए थे। जब दुनिया में इतना सब कुछ बदलाव आ चुका है तो अब कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को भी बदलना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में किन किन चीजों को बदलना है। सबसे पहले अगर किसी चीज को बदलना है तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। इन सभी के पास क्या है? इन सभी के पास वीटो पावर है। तो अगर कुछ बदलना है तो या तो वीटो पावर को खत्म करना पड़ेगा या वीटो पावर को और कंट्रीज को भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर इन 5 लोगों के पास स्पेशल पावर है तो ये 5 लोग हर बार इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और रशिया ने सबसे ज्यादा वीटो पावर कर रखा है, उसके बाद कर रखा है चाइना ने। तो ये अनलिमिटेड वीटो पावर जो है एक नेगेटिव पावर है, इससे इक्वलिटी नहीं आती कंट्रीज के बीच में। पहली चीज बदलना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो वीटो पावर के बारे में मैं बात करूं तो दुनिया में बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अब दुनिया में झगड़े नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अब दुनिया में होती है महामारियां, अब दुनिया में होती है बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, अब दुनिया में होता है आतंकवाद, टेररिज्म। अब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बहुत स्मूथली इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। पॉवर्टी बढ़ती जा रही है दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स की कमी आ रही है। अब इतनी वास्ट चैलेंजेस हैं तो वास्ट टाइप के हमें न्यू प्लान्स बनाने पड़ेंगे, न्यू पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशन को अगर कुछ बदलना है, दूसरी चीज तो वो है उनकी पॉलिसीज। अब झगड़े नहीं होते हैं, अब जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब झगड़े नहीं होते हैं, अब जो है इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। अब झगड़े नहीं होते हैं, अब जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो इसके अनुसार यूनाइटेड नेशन को भी अब बदलना पड़ेगा। अब देखिए, एक छोटे से रूम में बैठ के मैं यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की बातें करता हूं। क्या यूनाइटेड नेशन अपनी बातें नहीं करता होगा? बिल्कुल करता है। 1997 में यूनाइटेड नेशन ने अपने रिफॉर्म्स की बातें कही और कहा ठीक है, हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर उनको बनाएंगे जो बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री होंगे, या हम उनको बनाएंगे जो बहुत ज्यादा बजट पेश करते होंगे। वो कंट्री जो इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, वो कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा होगी, वो कंट्री जहाँ पे कल्चरल और ज्योग्राफिकल एरिया भी काफ़ी अच्छा होगा और यूनाइटेड नेशन के बजट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देता होगा। इंडिया इन सभी मामलों में फिट बैठता है। इंडिया को कई बार सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की सिफारिश कही गई, लेकिन चाइना ने हर बार वीटो करके इंडिया के इस फैसले को खत्म कर दिया। अब अगर मैं इस चैप्टर में और बातें करूं तो मोटी मोटी बातें खत्म हो चुकी हैं। जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि यूएन में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, कोल्ड वॉर के बाद क्या बदलाव आए और इंडिया कैसे जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी इंडिया की कि इंडिया के पास डेमोक्रेसी भी है, इंडिया के पास मिलिट्री पावर भी है, हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी है और हम जो है बजट में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब 2-3 टॉपिक है जिसमें मैं और बात कर सकता हूं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच।
1961 में बना एमनेस्टी इंटरनेशनल एक सबसे बड़ा एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स को देखता है और 1977 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमन राइट्स वॉच। 1978 में बना ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को देखता है और ये भी बहुत बड़ा संगठन है। अब देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो अब इसमें जो है आप लोगों को बहुत सारे संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ। अब अगर आपको इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। अब वीडियो खत्म हो चुकी है, पर मेरा एक आखिरी सवाल आप लोगों से है, क्या दुनिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत अभी भी है? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, कमेंट करके बताइएगा। दुनिया में एग्रीकल्चर लैंड घट रही है, पीने का पानी भी कम हो रहा है, पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है और ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंजेस का असर बढ़ता जा रहा है। और इन सभी इशू ने जन्म दिया एक नए चैप्टर को जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करते हैं एक बिल्कुल नए चैप्टर का। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। ग्लोबल एनवायरमेंट इशू पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे दी है। सन 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक बुक छापी जिसका नाम रखा लिमिटेड टू ग्रोथ। इस बुक में एक बात कही गई कि अगर हम ऐसे ही पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे और ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जाएगा तो हम जो है अपने रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे, इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन पे खतरा आ जाएगा। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक रियो समिट किया जिसे हम पृथ्वी समिट, अर्थ समिट भी कहते हैं। This is truly an historic gathering. There are those who say that economic growth and environmental protection cannot be compatible. Well, let them come to the United States. इस समिट में 172 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, थाउजेंड्स से ज्यादा एनजीओस ने पार्टिसिपेट किया और काफी सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यह समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार दुनिया में एनवायरनमेंट को लेके इतने बड़े लेवल पे कोई जमावड़ा होने वाला था और इसने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी को एक नई दिशा दे दी। आखिर क्या है ये अर्थ समिट, क्या है ये पृथ्वी सम्मेलन? देखिए, अर्थ समिट में मोटी मोटी 4 बातें हैं। नंबर 1 है एजेंडा 21। आखिर क्या था ये एजेंडा 21? इसमें दरअसल 21 बातें कही गई और 21 में से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भैया इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिले। हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आखिर क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें आपके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो। दूसरा, रियो डिक्लेरेशन। इस रियो डिक्लेरेशन में ये बात कही गई कि भैया हम जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब करेंगे। हम डेवलपमेंट को ऐसा कर देंगे कि भैया बस उतना ही डेवलपमेंट हो ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तीसरा पॉइंट है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दरअसल इसको बनाने का मेन एजेंडा यही था कि ये जो एक पॉलिसी बना सके, ये जो है देख सके कि एनवायरनमेंट किस तरीके से खराब हो रहा है और उसको जो है टैकल कर सके। चौथा, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम लोगों को जितना भी जैव विविधता है, जितनी भी दुनिया में जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन है, उसको बचा के रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अर्थ समिट में मोटी मोटी 4 बातें कही गई। रियो समिट से 5 साल पहले यानी 1987 में ब्रुकलैंड रिपोर्ट में एक रिपोर्ट छपी जिसका नाम रखा गया अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में बात कही गई कि जितने भी नॉर्थ की कंट्रीज हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्हीं की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारे ग्लोबल कॉमन्स खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल कॉमन्स ये क्या होते हैं? ग्लोबल कॉमन्स बोले तो साझी संपदा। साझी संपदा का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जिसपे किसी एक का नहीं पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल पार्क हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर सोर्सेज हो गए, इन सबको जो है यूज हर कोई करता है पर बचाता कोई भी नहीं है। तो अब जो है जरूरत आ चुकी है आप लोगों को ग्लोबल कॉमन्स को बचाने की, क्योंकि आपने अगर इसको नहीं बचाया है तो एक तो आपके लिए भी खतरनाक है और दूसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्लोबल कॉमन्स बचेंगे ही नहीं। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्लोबल कॉमन्स को बचाने के लिए कुछ किया ना गया हो, बिल्कुल किया गया है। दरअसल 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किए गए थे। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स किए गए हैं दुनिया में ताकि वो जो है ग्लोबल कॉमन्स को बचा सके। और 1980s के टाइम पे जब पता चला दुनिया को कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है और ग्लोबल वार्मिंग सच में हो रही है, इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी।
About 30 years since the Montreal Protocol was signed, which prohibited using ozone-destroying chemicals, NASA scientists say they have hard proof Earth's ozone hole is shrinking. इसके बाद पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अवेयर हो गई क्लाइमेट चेंज को लेके। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे जो है ग्लोबल वार्मिंग रुक गया, ना ना, आज के टाइम पे भी डेवलपिंग कंट्री इतना ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि वो कार्बन की जो यूज है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी वजह से आज भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसकी वजह से आज भी जो है एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज ने जो है एनवायरनमेंट को खराब कर रखा है। दरअसल नॉर्थ की कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोप, रशिया, इन्होंने जो है एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इन कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया या बाकी अदर कंट्रीज, क्योंकि भैया ये भी डेवलपिंग स्टेज में है। तो जब दुनिया के सामने ये बात आई कि आप लोगों को एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, तो साउथ की कंट्रीज ने कहा नहीं भैया, अभी तो हमें डेवलपमेंट करना है, अभी तो हमें अपना विकास करना है। इन लोगों ने एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इन लोगों को बचाना चाहिए, हम लोग एनवायरनमेंट को बचाएंगे नहीं। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। तो दुनिया ने एक नई चीज निकाली जिसको बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। आखिर क्या होता है ये? तो दुनिया ने एक पॉइंट निकाला कि जिसने एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो लोग एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा बचाएंगे, और जिन लोगों ने अभी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है वो एनवायरनमेंट को कम बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको कह दिया गया कि जाओ तुम एनवायरनमेंट खराब करो, पर यह है कि भैया आप जो है एनवायरनमेंट को ज्यादा खराब मत करो। अब चाहे अर्थ समिट हो जो 1992 में हुआ या किसी प्रकार की कोई भी समिट हो, हम नॉर्थ और साउथ की पॉलिसीज को अलग अलग देखते हैं। मतलब नॉर्थ जो है एनवायरनमेंट को ज्यादा बचाता है, साउथ जो है एनवायरनमेंट को कम बचाता है। इसी को देखते हुए 1997 में जापान के एक शहर क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आखिर क्या था ये क्योटो प्रोटोकॉल? इसके तहत यह कहा गया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम कर देंगे और हम किसी भी हालत में कार्बन के इस्तेमाल को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने साइन कर दिया सिवाय दो कंट्री के, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना ने तर्क दिया कि नहीं भैया, अभी हम ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें डेवलपमेंट करना है, अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, तो हम जो है इस पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन एट द एंड सन 2002 में इंडिया और चाइना ने इस पे साइन कर दिया, इस शर्त के साथ कि ठीक है, जिन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम करेंगे, हमने कम नुकसान पहुंचाया है तो हम जो है इसको मैनेज कर लेंगे। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने सन 2005 में ग्रुप 8 के जो ग्रुप्स थे उसमें भी जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कही। इसके बाद हम लोगों ने UNFCCC के साथ मिलके एक प्लान बनाया। हम लोगों ने वादा कर रखा है कि 2030 तक 3.8 प्रति टन व्यक्ति जो है कार्बन के इस्तेमाल को हम कम कर देंगे। देखिए, हम भारतवासी जो हैं हमेशा से पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। हम लोगों ने 2001 में एनर्जी कन्वेंशन एक्ट लागू कर दिया। इसके तहत 2003 में हम लोगों ने CNG लागू कर दिया। इसके साथ साथ इंडिया की 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे हम लोगों ने बायोडीजल प्रोड्यूस करने की बात कही है। हम लोगों ने अक्टूबर 2016 में पेरिस ट्रीटी पे भी साइन किया था। इस ट्रीटी के तहत हम लोगों ने जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे सबसे आगे आने की बात कही। इसके साथ साथ इंडिया ने काफी कुछ कर रखा है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब चाहे 1974 का वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो या 2014 का स्वच्छ भारत अभियान हो, हम किसी भी माध्यम से जो है एनवायरनमेंट को बचाने के ऊपर हमेशा आगे रहे हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है कि अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो कोई अकेला देश नहीं कर सकता, सबको जो है मिलकर करना पड़ेगा। और ये माना गया है कि जितने भी एनवायरनमेंट को लेके मूवमेंट चलाए गए हैं, जितने भी एनवायरनमेंट को लेके आंदोलन चलाए गए हैं, वो पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। अब चाहे मैक्सिको का फॉरेस्ट मूवमेंट हो या मिनरल इंडस्ट्री के खिलाफ चलाया जाने वाला पूरी दुनिया में मूवमेंट हो, इसमें से सबसे ज्यादा फेमस जो है फिलीपींस में 1996 में हुए मार्कॉपर माइनिंग इंडस्ट्री के डिजास्टर के बाद ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी WMC यानी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक पर्यावरण आंदोलन चलाया गया। इसके तहत उस माइनिंग को बंद कर दिया गया। इस घटना ने जो है पूरी फिलीपींस वासियों को उठाया। इसके बाद फिलीपींस में फिलीपींस माइनिंग एक्ट 1995 के तहत इन सभी को बैन कर दिया गया। अब इसी टाइप का एक आंदोलन इंडिया में भी चला जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के तहत जो है इंडिया में जितने भी बांध बनने थे इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा चिपको आंदोलन भी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप देख सकते हो पूरी दुनिया में जो है एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बिल्कुल नए टॉपिक की।
आप जानते हैं हमारे चारों तरफ जितना भी रिसोर्सेज है जैसे पानी, तेल, खनिज, ये सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिसीज में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसी टॉपिक को बोलते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। आइए हम बात करते हैं पूरी दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज को लेके कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था। उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने जो है अपना शासन बहुत सारे देशों में चलाया और उन्होंने डायरेक्टली जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया बहुत बड़े लेवल पे जो है किसी देश के रिसोर्सेज किसी और देश ने चुरा लिए या कब्जा में ले लिए। अब चाहे वो सी रूट हो या वो खनिज हो या किसी प्रकार की कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, क्योंकि जिसके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा उसके पास दुनिया का कंट्रोल होगा। जैसे गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल का भरमार है और इसी वजह से दुनिया में जो है बहुत सारे देश चाहते हैं कि वो गल्फ कंट्रीज पे अपना कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर एक बार तेल पे कंट्रोल हो गया तो उनका जो है पूरी दुनिया पे कंट्रोल हो जाएगा। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन पूरी तरीके से अफगानिस्तान, दुबई, यूएई, बहुत सारी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे क्योंकि वो जो है वहां के तेल को अपने हिस्से में ले सकें। और आज भी उन कंट्रीज को कंट्रोल करने का सिलसिला चलता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक की जिसका नाम है द इंडिजीनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स, मूलवासी और उनके अधिकार। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इंडिजीनियस पीपल्स वो लोग होते हैं जो कई टाइम से उसी जगह पे रह रहे हो लेकिन बाद में जो है कोई और जाति, कोई और नस्ल, कोई और संस्कृति के लोग वहां पे आके बस गए हो और पूरा कब्जा कर लिया हो। देखो नाम में छुपा हुआ है मूलवासी, मतलब वो लोग जो वहां पे मूल रूप से वास करते थे। आज के टाइम पे इन लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लोग जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि भैया पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इनकी संस्कृति, इनकी इकोनॉमी और इनका कल्चर जो है खत्म होता जा रहा है। दरअसल इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की होती है कि ये रहते हैं जंगलों में या ये रहते हैं उन तरीके से जहां से वो पहले रहते थे, पर क्योंकि अब दुनिया डेवलप्ड हो रही है तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप भी डेवलप्ड हो जाओ। इससे अपनी संस्कृति, अपनी जमीन को खोते जा रहे हैं। इनको बचाना एक बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा है क्योंकि ये मानव अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। इंडिजीनियस पीपल जो है अपना अलग स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हम लोगों ने जो है इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ा कि पूरी दुनिया में कितने सारे इन्वायरमेंट को लेकर प्रोग्राम्स हुए। हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया ने क्या क्या कर रखा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल पे हमने साइन क्यों नहीं किया, और इसी के साथ जो है हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ा जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऐसा डेवलपमेंट करना कि फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो। अब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलके एनवायरनमेंट को बचाएं, क्योंकि आपका आज का स्टेप एक बेटर फ्यूचर लेके आ सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है इस चैप्टर को खत्म करता हूं। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और बांग्लादेश में भी तानाशाही शासन लागू हो चुका है। अगर ऐसी प्रॉब्लम दुनिया में चलती रही तो बहुत जल्दी दुनिया खत्म हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब सवाल आता है कि आखिर सुरक्षा क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी। देखो यार, सिक्योरिटी को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, खतरों से आजादी, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। अब यार खतरों से आजादी, तो दुनिया में तो बहुत सारे खतरे हैं। जैसे आम जनता की सिक्योरिटी का सवाल है, दो देश आपस में लड़ के मर जाएं इसका सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, इन सब को ठीक करने का सवाल है। तो आखिर कौन से खतरे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ने वाले हैं, कौन से खतरे ऐसे हैं जिसको देश मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। दरअसल वो खतरे जो आपके केंद्रीय मूल्य, कोर वैल्यूज को नुकसान पहुंचा दे, वो खतरे सबसे बड़े खतरे होते हैं। आखिर क्या होता है ये केंद्रीय मूल्य, क्या होता है ये कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज में 3 चीजें आती हैं। जब कोई देश किसी देश की सोविगेनिटी, संप्रभुता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आजादी और उसकी क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल इंटीग्रिटी को तोड़ दे, खराब कर दे, तो वो खतरों की सबसे बड़ी श्रेणी में आता है। अब आपकी पॉलिटिकल साइंस में खतरों को 2 हिस्सों में बांट रखा है। पहला ट्रेडिशनल नोशन और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल नोशन, हिंदी में परंपरागत तरीके और गैर परंपरागत तरीके। अब ट्रेडिशनल नोशन के भी 2 पार्ट है, पहला एक्सटर्नल थ्रेट्स और दूसरा इंटरनल थ्रेट्स, बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे। अब जैसे कि नाम में छुपा हुआ है परंपरागत के बाहरी खतरे, ट्रेडिशनल थ्रेट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखो यार, ट्रेडिशनल थ्रेट्स, परंपरागत खतरे कौन से होंगे, वो खतरे जब कोई देश किसी देश पे अटैक कर दे।
अब जब कोई देश किसी देश पर अटैक करता है तो वो उसके केंद्रीय मूल्य खत्म कर लेता है, और ये ट्रेडिशनल ऐसे है क्योंकि सदियों से यही चलता आ रहा है, एक देश दूसरे देश पर अटैक करता आ रहा है, इसलिए ये परंपरागत खतरों में आता है। अब आपको मैंने बताया था जब कोई देश किसी देश पर अटैक करता है तो वो जनता को नहीं मारता, वो उसके केंद्रीय मूल्य छीन लेता है। अब यार इन कोर वैल्यू को बचाने के कौन से तरीके हैं? अब हम बात करने वाले हैं परंपरागत खतरों से कैसे बचें। सबसे पहला तरीका यह है कि जितना भी दुश्मन देश है जो पता है पावरफुल है, आप उसके पावर जितनी अपनी पावर कर लो। इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। अगर आपने अपने दुश्मन देश जितनी अपनी पावर कर ली है तो क्या होगा, इससे जो एक अवरोध आ जाएगा, इससे जो है युद्ध नहीं होंगे, दोनों देश बराबर हो जाएंगे। तो पहला तरीका यह है कि अपनी पावर को बराबर कर लो अपने दुश्मन देश की पावर से। दूसरा तरीका है अलायंस बिल्डिंग, सैन्य गठबंधन। आप सभी लोगों को पता है 1945 के बाद दुनिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। यहां अमेरिका ने नाटो बनाया और यहां सोवियत संघ ने वार्सो पैक्ट बनाया। ये दोनों ही सैन्य गठबंधन थे, मिलिट्री ग्रुप्स थे। ये दोनों ने जो है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते चले गए, और इसकी वजह से दुनिया में युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ कोल्ड वॉर हुआ। तो अगर आपको युद्ध रोकना है तो आप भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि अगर आप पे अटैक हुआ है तो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स आपके साथ रहेंगे और उस अटैक का बदला लेंगे। तो सैन्य गठबंधन बनाना एक दूसरा सबसे कारगर तरीका है युद्ध को रोकने का। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और यही आपका तीसरा तरीका है। अगर आपको युद्ध रोकना है तो आपको आर्म्स कंट्रोल करने पड़ेंगे, आपको डिसआर्मेंट करना पड़ेगा, आपको निशस्त्रीकरण मतलब बिना हथियारों के दुनिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो यार, अगर युद्ध होंगे तो हथियारों का इस्तेमाल होगा, हथियार होंगे तो युद्ध होगा। तो अगर आप हथियार ही ना रखो तो युद्ध भी नहीं होगा। आपको दुनिया को मिलकर ये विश्वास करना पड़ेगा, दुनिया को मिलकर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं एटॉमिक बम या मैं हथियारों को इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप भी मत करें। तो हथियारों को इस्तेमाल ना करना या उस पर कंट्रोल करना एक और सबसे अच्छा तरीका हो सकता है युद्ध को रोकने का। क्या दुनिया ने यह किया भी है? जी हां, दुनिया ने यह किया भी है। दुनिया ने हथियारों को रोकने के लिए बहुत सारी ट्रीटी की है। आइए कि करके उन सभी ट्रीटी को पढ़ते हैं। सबसे पहला है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम NPT भी कहते हैं। इस संधि पर दुनिया ने 1968 में सिग्नेचर किए। इसके तहत यह था कि अब हम लोग एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। ये ट्रीटी 5 मार्च 1970 को लागू की गई। ये ट्रीटी उस समय 25 वर्ष के लिए वैलिड थी, लेकिन 1996 में इसको हमेशा के लिए वैलिड कर दिया गया, और 1996 में ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT भी लागू किया गया। इसका अर्थ होता है कि कोई भी देश परमाणु हथियार का टेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसे हम BWC भी कहते हैं। इस संधि पर 1972 में देशों ने साइन किए और 1975 से दुनिया में लागू हो गया, और 2006 के एंड तक इसमें 155 देश शामिल थे। फिर आता है केमिकल्स वेपन कन्वेंशन, जैसे कि नाम में छुपा हुआ है, केमिकल्स वेपन्स को बैन कर दिया गया। इसे 1990 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर किया था, और आज के टाइम पे 181 कंट्रीज में शामिल हैं। फिर आता है SALT I एंड SALT II। SALT I 1972 में बनाया गया और SALT II 1979 में दुनिया में आया। SALT I के तहत ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बनाई गई। इसके तहत यह था कि हम आर्म्स में कंट्रोल करेंगे, मतलब कोई भी जो है नया वेपन नहीं बना सकता। The ABM treaty was a treaty established between the United States and the Soviet Union, signed in 1972. The treaty was brought up at the Glassboro Summit Conference. There, Robert McNamara, the U.S. Secretary of Defense, first proposed the ABM treaty and discussed it with Alexei Kosygin, the chairman of Council of Ministers of the Soviet Union. The treaty was made to limit strategic defense systems for either side. Both countries were limited to 100 anti-ballistic missiles. देखो यार, एट द एंड अगर आपको युद्धों को रोकना है तो आपको विश्वास की बहाली करनी पड़ेगी, मतलब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि मैं हथियारों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसी तरीके से कोई और भी नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है परंपरागत खतरों से बचने का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरे। आखिर क्या होते हैं ये आंतरिक खतरे, क्या होते हैं इंटरनल थ्रेट्स? नाम में छुपा हुआ है इंटरनल इन द सेंस देश के अंदर, वो खतरे जो देश के अंदर होते हैं। अब देश के अंदर कौन से खतरे होते हैं? तो देश के अंदर सबसे ज्यादा खतरा होता है सांप्रदायिक दंगों का, सो कॉल्ड सिविल वॉर का। इसको रोकने का कैसा तरीका है? एक ही तरीका है, क्या? अगर वो कंट्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, लोगों को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, अगर लोगों को डेमोक्रेसी दे, लोगों को ह्यूमन राइट्स दे, तो उस देश में कभी भी इंटरनल थ्रेट्स नहीं आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, गैर परंपरागत खतरे। देखो यार, पिछले 75 सालों में जितने लोग वॉर से नहीं मारे गए हैं, उससे कई ज्यादा लोग जो हैं ह्यूमन राइट्स ना होने की वजह से मरे हैं।
आज के टाइम पे देश को बचाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो ऑलरेडी बचे हुए हैं। आज के टाइम पे बचाना है ह्यूमंस को। ह्यूमन सिक्योरिटी आज के टाइम पे सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ह्यूमन को सिक्योरिटी किससे चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन को सिक्योरिटी किसी और कंट्री से चाहिए, ना ना ना। ह्यूमन को सिक्योरिटी कई बार उसकी खुद की गवर्नमेंट से चाहिए होता है। ह्यूमन को सिक्योरिटी कई बार ह्यूमन राइट से चाहिए होता है। ह्यूमन को सिक्योरिटी जीने, खाने, बोलने, कुछ भी करने से चाहिए होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स आ चुके हैं, कौन कौन से नए खतरे आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में 1000 करोड़ से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे, जिसमें से 1.2 बिलियन लोग गरीबी से जी रहे हैं। गरीबी में जीने की वजह से उनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। तो ये मैं यहां क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही आपके नए खतरे हैं। गरीबी दुनिया में एक सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि गरीबी कोई एक खतरा नहीं है। गरीबी के साथ साथ बहुत सारे खतरे आ जाते हैं, चाहे वो मानव अधिकारों की कमी हो, चाहे वो अपनी लाइफ को ना जी पाना हो, बीमारियां हो। 100 कमियां सिर्फ और सिर्फ एक कमी से आती है, उसका नाम है गरीबी। तो गरीबी जो है आज के टाइम पे नया खतरा बना हुआ है। आखिर कौन से देश गरीब होते हैं? तो वो देश जो अफ्रीका में है, वो देश जो एशिया में है, वो ज्यादातर इन कंपेयर टू यूरोप, अमेरिका, रशिया ज्यादा गरीब है। अब गरीबी के साथ साथ एक और नया खतरा है जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन, प्रवासन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब आप सोचेंगे ये नया खतरा कैसे है? देखिए यार, अगर कोई इंसान एक देश को छोड़कर दूसरे देश एज ए रेफ्यूजी जा रहा है तो उसके साथ गरीबी जा रही है। एज ए रेफ्यूजी जा रहा है तो उसके पास प्रॉपर लाइफ जीने के लिए सिक्योरिटी, लाइफ जीने के लिए राइट्स नहीं है, क्योंकि और किसी और कंट्री में जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1994 से लेके अभी तक 4 करोड़ 50 लाख लोग दुनिया में रेफ्यूजीज की जिंदगी जी रहे हैं। तो सोचिए, 4 करोड़ 50 लाख लोग ऑटोमेटिकली खतरों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ना उनको वो देश एक्सेप्ट कर रहा है, ना उनको ये देश एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे की जिससे आप सभी लोग जानते हो। उस खतरे का नाम है आतंकवाद, टेररिज्म। टेररिज्म खतरे का एक सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है। आखिर क्या होता है ये टेररिज्म? टेररिज्म मैं मानता हूं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी चीज को चेंज करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। आप लोगों को 9/11 से लेके 26/11 ये दोनों ही घटनाएं पता होंगी। इन दोनों घटनाओं में आतंकवादी का एक मोटिव होता है जो उसको पूरा करता है। आतंकवाद पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बना हुआ है। इससे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में अलकायदा, जमात इस्लाम जिहाद के नाम पे लोगों को मार रहे हैं। आतंकवाद और आतंकवादी एक सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट खतरा है ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डे मनाया। इसके तहत यह कहा गया कि हम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को फैलाएंगे। आखिर क्या होता है मानव अधिकार? मानव अधिकारों में आते हैं आपके पॉलिटिकल राइट्स, आपके सिविल राइट्स, आपके सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। देखिए यार, पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या है कि आप भी गवर्नमेंट चुन सकें या आप भी गवर्नमेंट बना सकें। सोशल लाइफ का क्या है कि आप कहीं भी जी सके, कहीं भी रह सकें। इकोनॉमिक राइट का मतलब क्या है कि आप कुछ भी काम कर सकें। तो ये सारे राइट्स मिलके मानव अधिकार बनाते हैं, चाहे वो जीने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो। अगर आपको ह्यूमन राइट्स नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली खतरों में हो। मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि अगर आपको खतरों से बचना है तो आपको अपने आप को अधिकार देना पड़ेगा। कौन सा अधिकार? मानव अधिकार। तो मानव अधिकार ना होना बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर मानव अधिकार है तो वो देश खतरे में नहीं है। अब मैं एक ऐसे खतरे के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप सभी लोग जानते हो। उसका नाम है कोरोना वायरस, एपिडेमिक, महामारियां। महामारियां एक ऐसा खतरा बना हुआ है जिससे पूरी दुनिया एक बारी में खत्म हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 मिलियन लोग मारे गए थे कोरोना वायरस में, और आज तक 42 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं HIV एड्स से। आप इस फिगर को देखिए, 15 मिलियन, 42 मिलियन, इतने बड़े लेवल पे लोग बीमारियों से मर जाते हैं। अबोला हो गया, सार्स हो गया, कोविड हो गया, इतनी सारी बीमारी जिससे एक साथ पूरा मानव जाति खत्म हो सकती है। तो महामारियां आज के टाइम पे नया खतरा बना हुआ है। अब एक और खतरा है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जो हमारी एनिमल स्पीसीज हैं वो खत्म हो रही हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है एंड की तरफ बढ़ रहा है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से अभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके लिए है भी नहीं, अभी तो वो चीज चलती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर जनरेशन पे। इसीलिए भविष्य में बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है इसको लेके। अब इन सभी समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है समतामूलक समाज,
कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर पूरी दुनिया मिल जाए तो पूरी दुनिया इन सभी समस्याओं को एक बारी में खत्म कर सकती है। अब चाहे वो आतंकवाद हो, बीमारियां हो, गरीबी हो, माइग्रेशन हो, कुछ भी हो, अगर हम मिल जाए तो कोई भी खतरा इतना बड़ा खतरा नहीं है कि हम सॉल्व ना कर सकें। मिलके खतरों को रोका जा सकता है, मिलके विश्व में सुरक्षा कायम की जा सकती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो पूरी दुनिया में सुरक्षा कायम कर सके? कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ गाइस चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जनार्दन कॉल सेंटर में काम करता था। वह शाम को काम करने ऑफिस जाता था। ऑफिस में उसका नाम जॉन था। वैसे तो जनार्दन डेली हिंदी बोलता था, लेकिन जब वो कॉल सेंटर में काम करने जाता था तो वो हिंदी नहीं बोलता था, वो कोई और भाषा बोलने लग जाता था। वो सारी रात विदेशी कस्टमर से डील करता था और जनार्दन की छुट्टियां भी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती थी, उसको फॉरेन कैलेंडर को ही फॉलो करना पड़ता था। दूसरी कहानी, रामधारी अपने 9 साल की बेटी के लिए मार्केट से साइकिल लेके आया। दरअसल आज उसकी बेटी का बर्थडे था। अब उसकी बेटी को साइकिल चाहिए थी। उसको जल्दी ही एक चीनी साइकिल मिल गई जो क्वालिटी से भी अच्छी थी। पिछले साल रामधारी ने अपनी बेटी को बार्बी डॉल गिफ्ट में किया था जो अमेरिका से बन के आई थी। सरिका अपने परिवार की पहली पढ़ी लिखी महिला, उसने स्कूल और कॉलेज में भी टॉप किया था। अब वो नौकरी करने की सोच रही है। दरअसल उसके परिवार वाले ऐसा करने के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी वो नौकरी करने का फैसला बना चुकी है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज जो है हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब देखो यार, ये जो 3 कहानियां मैंने आपको बताई हैं, जनार्दन की, रामधारी की और सरिका की, ये तीनों कहानियां कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन आखिर क्या होता है? ये ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह। किसका प्रवाह? 4 चीजों का प्रवाह। दरअसल वस्तु, व्यक्ति, विचार और पूंजी, गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन, आइडियोलॉजी एंड कैपिटल का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, इसी फ्लो को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। देखिए, ये बात जो है दुनिया मान चुकी है कि आज के टाइम पे हर कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक है। कोई भी कंट्री जो है बच नहीं सकती है। अब क्या है ना कि ग्लोबलाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, मतलब ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके पीछे की मात्र एक वजह है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम फैक्टर ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो पूरी दुनिया से कनेक्शन नहीं हो सकता। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन सदियों से चलता आ रहा है। तो आखिर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई कहां से थी? ग्लोबलाइजेशन का मेन कारण क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का आज के दिन मेन कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। लेकिन पुराने जमाने में ग्लोबलाइजेशन का मेन कारण था प्रिंटिंग प्रेस। जी हां, पुराने जमाने में जब छपाई हुआ करती थी तो उसने जो है लोगों की सोच को पूरी दुनिया में फैलाया। इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी जो है अपनी सोच को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चले। इसके साथ साथ बहुत सारी समुद्री यात्राएं हुई ताकि वो जो है एक दूसरे देश को खोज सकें। इसके बाद वस्तुओं के व्यापार के लिए भी लोग जो है एक दूसरे के देश में जाते रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि ग्लोबलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे सबसे बड़ा बना हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ग्लोबलाइजेशन के मोटे मोटे 3 प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। पहला पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड तीसरा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब आइए एक एक करके बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के तीनों कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखो, ये जितने भी तीनों कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन तीनों कॉन्सिक्वेंसेस में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की। अब देखिए, आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब सोशल वेलफेयर काम कम करती है, इसके अलावा वो बेसिक चीज़ों पे काम करती है। अब चाहे वो सिक्योरिटी हो या लोगों से टैक्स लेना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट अब सोशल वेलफेयर नहीं करती है। आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज ही जो है पूरी दुनिया को चला रही होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो पहले पुराने जमाने में सारे काम करती थी, अब वो सारे काम नहीं करती है। गवर्नमेंट की पावर कम हो चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने का सबसे पहला पॉलिटिकल नेगेटिव पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट की पावर कम हुई है और प्राइवेट लोगों की पावर बढ़ी है। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर बढ़ी भी है। अब आपको लगेगा सर अभी तो आप कह रहे थे कम हुई है,
जी हाँ, कम तो हुई है, प्राइवेट लोगों की बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ी है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है किसी भी क्राइम को आसानी से पकड़ सकती है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपनी इंफॉर्मेशन बड़े प्यार से पूरे इंडिया में या पूरे किसी भी कंट्री में चला सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की पावर बढ़ी है, गवर्नमेंट अपने नागरिकों पे नजर रख सकती है, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे से प्रमोट कर सकती है, गवर्नमेंट जो है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल पावर बढ़ी भी है और ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल पावर कम भी हुई है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की, जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मेन फैक्टर यही है कि वो किसी कंट्री में लिंक करेगा और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा। अब इससे क्या हुआ है, इससे देश में डेवलपमेंट बढ़ा है। नो डाउट हर कंट्री में जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट हुआ है, देश जो है तरक्की कर रहा है, नई नई इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में आती जा रही है, नए नए गुड्स पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि इसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ चुका है। देखो, अगर मैं किसी कंट्री में जाऊं वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरा मेन मोटिव यही होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं इस चीज को यूज करें। कभी भी कोई भी इन्वेस्टर गरीब लोगों पे काम नहीं करता है। तो इससे क्या हुआ है, इससे ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक तरफा हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अमीर लोगों को फायदा कर रहा है, गरीब लोगों को नहीं कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक बेनिफिट ये हुआ है कि देश तो अमीर हो गया है, लेकिन देश सिर्फ एक तरफा अमीर हुआ है, सोशल वेलफेयर नहीं हुआ है। अब इस चीज को देखते हुए दुनिया ने जो है सोशल सेफ्टी नेट, सामाजिक सुरक्षा कवच भी बनाया है। इसके तहत यह है कि भैया जितने भी लोग गरीब हैं, जिनका ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, हम उसको बचाएंगे। फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट स्कूल इतने भी नहीं खोलने हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल भी खोलने चाहिए। इसे बोलते हैं सोशल सेफ्टी नेट, ताकि वो लोग जो है अपने आप को बचा सके। तो अब मैं मोटा मोटा बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि हमारे देश का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अमीर और गरीब के बीच का गैप भी बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की, सामाजिक परिणाम क्या निकला है। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा वेस्टर्न ड्रेस, आप चारों तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा डोमिनोज, पिज्जा, KFC, आप चारों तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे हिंदी इंग्लिश मिक्स सॉन्ग। अब ये इतना सब कुछ जो है, क्या ये सारा इंडियन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। दरअसल क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा कल्चरल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज के टाइम पे बेबी को बेस पसंद है। आज के टाइम पे जो है, आप अगर डेट पे जाओगे तो आप KFC या मैकडी लेके जाओगे, ना कि बाबा के ढाबे पे। तुम देर छत्ती मेरे पास आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अब धोती लुंगी पहनना पुराना हो चुका है और जीन्स और टॉप पहनना ट्रेंडिंग में आ चुका है। इससे क्या हुआ है, ये साफ साफ दिखाता है कि हम अपने कल्चर की आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, और कल्चरल आइडेंटिटी खोने को ही मैकडॉनल्डीकरण कहते हैं। मैकडॉनल्ड से बना है ये नाम, मैकडॉनल्डीकरण, मैकडॉनल्डिज्म। इससे क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में जो फास्ट फूड है उसका ट्रेंड इतना ज़्यादा चल चुका है कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट डाल रहा है। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि वो एक आइडियल सिचुएशन बन चुका है किसी भी कंट्री के कल्चर के लिए। हर कोई चाहता है कि वो उसके जैसा बने। ये जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इससे इंसान जो है अपने कल्चर को भूलता जा रहा है और किसी और के कल्चर को अडॉप्ट करता जा रहा है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से एक कल्चरल पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि पूरी दुनिया में कल्चर फैले हैं। मतलब जो कल्चर पहले चाइना तक था, वही कल्चर पूरी दुनिया में है। जो इंडियन कल्चर पहले सिर्फ इंडिया में था, वही इंडियन कल्चर आज के टाइम पे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है इंसानों के कल्चर फैलते जा रहे हैं। दुनिया जो है एक दूसरे की संस्कृति को समझती जा रही है, एक दूसरे की भाषाओं को समझती जा रही है। तो इससे जो है हमारा कल्चर जो है बढ़ा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है अपने कल्चर को भूलता भी जा रहा है। तो गाइज, यही था आपका अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर मैं बात करूं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या कनेक्शन है, तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड देन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1991। बात करते हैं पहले स्टेज की। हम सभी लोगों को पता है इंडिया जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा है। क्या आपने सोचा है
कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर ग्लोबलाइजेशन दुनिया में नहीं होता तो अंग्रेज जो है इंडिया में नहीं आते, ट्रेड करने नहीं आते। उन ट्रेड की वजह से ही जो है हम इंडिया में गुलाम हुए हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से इंडिया गरीब हुआ है। अब ये कैसे? दरअसल क्या हुआ है, जितना भी इंडियन प्रोडक्ट था उस समय वो सारा ब्रिटेन जाया करता था। सारा कच्चा माल जो है ब्रिटेन अपने पास लेके आया करता था और फिनिश गुड्स को इंडिया को थोपा करता था। इस डिस्क्रिमिनेशन ने जो है इंडिया के ट्रेड को तबाह कर दिया। इसी वजह से इंडिया के रॉ मटेरियल खत्म हो चुके हैं। हम लोगों को पुराने जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा जो है सोना, ये सारा जो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारे अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए। तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने जो है दुनिया से अपना नाता तोड़ दिया और देश के अंदर डेवलपमेंट की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही बाहर से मंगाएंगे, अदरवाइज हम कुछ भी जो है बाहर से नहीं मंगाएंगे। इसकी वजह से देश को फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। कहीं ना कहीं देश में जो है कैपिटल गुड्स, मशीनों की कमी हो गई और देश का डेवलपमेंट स्लो हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। लेकिन 1991 के बाद जब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो उसमें हम लेके आए LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इंडिया ने जो है ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और दुनिया से अपना नाता जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद जो है देश का विकास होता चला गया। तो आज जिस इंडिया को आप देखते हो, ये इंडिया ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ही 1991 में डेवलपिंग स्टेज में अच्छा हो पाया है। अब देखो, ये तो बात हो गई कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को कैसे इफेक्ट किया, लेकिन क्या इंडिया ने भी ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट किया है? बिल्कुल किया है। हमने भी जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रूप से ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट किया है। कैसे? दरअसल इंडियन डेमोक्रेसी की कल्पना पूरी दुनिया करती है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके गुणगान पूरी दुनिया में चलते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी वजह से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा, हमारी इंडियन कंपनी पूरी दुनिया में बेशुमार है। अब चाहे आप अंबानी की शादी ही ले लो, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक जीता जागता एग्जांपल है, क्योंकि इसी की वजह से ही जो है पूरी दुनिया अंबानी की शादी में आ पाई। अब अगर मैं बात करूं कल्चर इफेक्ट की, तो हमारा कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है। हम जो है पूरी दुनिया में कल्चर इफेक्ट डाल रहे हैं। अब चाहे इंडियन मैरिज हो जाए, चाहे इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग हो जाए, ये सारा जो है आप लोगों को पूरी दुनिया में बेशुमार देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वजह से ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होता है। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, पर मुझे बताइए, क्या ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर और अमीर हो चुके हैं और गरीब हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को अमीर करने के लिए लाया गया है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे समाज सेवी संगठन और बहुत सारे सामाजिक कल्याण के लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का जितना भी नेगेटिव इंपैक्ट है ये सिर्फ मेरे चैनल को पता हो, ये सबको पता है। इस चीज से बचने के लिए दुनिया ने वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया, WSF। क्या है ये वर्ल्ड सोशल फोरम? वर्ल्ड सोशल फोरम का मेन काम यही है कि जितने भी लोगों का ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उन सभी लोगों को बचाना है। सामाजिक सुरक्षा कवच भी कुछ यही काम करता है। देखिए, अब वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई और 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक हुई। कहां पे? हमारे इंडिया के मुंबई शहर में। इसके अलावा 2024 यानी रिसेंटली वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई नेपाल में। आखिर वर्ल्ड सोशल फोरम करता क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम चाहे मानव अधिकार हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक कल्याण हो, उसको किसी भी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब वो ये नहीं चाहता है कि जितनी भी प्राइवेटाइजेशन है, जितनी भी ग्लोबलाइजेशन है, वो जो है ओवर पावर कर दे सामाजिक कल्याण पे। तो सोशल वेलफेयर को वर्ल्ड सोशल फोरम मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ग्लोबलाइजेशन इंडिया में होना चाहिए, और अगर हाँ तो किस लेवल पे होना चाहिए, और अगर नहीं तो ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। अब इसी के साथ साथ जो है आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो है आपको डिटेल वाइज हर चीज़ पढ़ा रखा है। अब दूसरी बुक की वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं जो है सेपरेट टॉपिक्स पे जो है, चाहे मैप एनिमेशंस हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे नोट्स हो, हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा।
आपका सिर्फ और सिर्फ धर्म ये नहीं है कि आपने वीडियो देखा, आपका ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है जो मेरे चैनल पे लिया जा रहा है। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुमूल्य है। इसके साथ साथ अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी हिस्ट्री और बहुत जल्दी पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा। और आई होप अगर इस वीडियो को आप जनवरी कहीं 2024-2025 में देख रहे होंगे तो मैंने शायद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।